Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll have the Hindu analysis dated 24th October 2021. So, let's start today's discussion. The first article is important for us as it states about the importance of some of the architects or some of the rituals belief that has been seen in the city or in the place of Delhi. So it is basically speaking of one of the temple, which name is Kalki Temple or Kalki Devi Temple. So we'll go through the article, and the article speaks that it has a spiritual importance, or it actually has some spiritual beliefs or spells which helps the people of that area to improve, as it shows the story of Lal Baba. So we'll also see the story of the person, that why his name is given, and what has the temple given him back, or why it is important for Lal Baba, the importance of temple for him. So, first of all, the hill of Kalka Devi in South Delhi is dotted with mythical tales and miraculous twist. It's because ये इसके लिए बोला जाता है, बिकॉज दिल्ली की अगर हम बात करें, ये चीज़ बिलीव किया जाता है दिल्ली एक ऐसी जगह है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय मैनी ऑफ द डिफरेंट बिलीव्स, और वी कैन से स्पिरिचुअल बिलीव्स ऐसे मानते हैं कि दिल्ली जो जगह है, दिल्ली की जो हिस्ट्री है, वो एक्चुअली इट इज़ बिन प्रोटेक्टेड बाय डिफरेंट डिफरेंट पीपल एंशियनली हिस्टोरिकली, और इसकी वजह से बोला जाता है कि दिल्ली का कुछ अलग इम्पोर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू माइथोलॉजी. ठीक है. सो एन ओल्ड परसेप्शन इन द कम्युनिटी हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज दैट द सिटी हैज़ प्रोटेक्टेड 5 भैरव्स, 22 सूफी, एंड उसके साथ 2 गॉडेस. ये जो 2 गॉडेस है, इसमें से एक है योग माया और दूसरी है कालकी देवी, जिनका नाम मैंने बोला है, जिनका ये टेम्पल है. तो ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली में ये सब लोगों, ये जो हैं हमारे सूफीज भैरव्स, इनको प्रोटेक्ट किया है, इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये. ठीक है. और अगर हम कालकी देवी की बात करें, जोग्राफिकली अगर इस जगह की बात करें, तो दिल्ली का जो साउथ हिल एरिया है, वहाँ पर ये टेम्पल सिचुएटेड है. और ये माना जाता है कि ये जो टेम्पल है या फिर ये सारी जो जगहें हैं, ये 3rd सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी 13th सेंचुरी के बीच में सारी ही ऐसी मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर्स दिल्ली में बनाई गई थी. सो लोकेटेड इन द हिल्स इन साउथ दिल्ली, Kalka Devi temple, its surrounding landscape offers a template to the culture of contemporary cosmopolitan Delhi. सो उसमें अगर आप देखोगे, सो अगर मैं सूफीज़ की बात करूँ तो उसमें श्राइन है हज़रत नसरुद्दीन, फिर चिरांग दलवी का. देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारा लोटस टेम्पल, दिल्ली में बहुत लोग ने गए होंगे. देन इस्कॉन टेम्पल हुआ, अशोका एडिक्ट्स हुए. सो 3rd सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में दिल्ली हैज़ मेड, या दिल्ली में ये सब अलग अलग आर्किटेक्ट्स बने हैं विच हैज़ अ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया. विंडो इंटू हेरिटेज में यही टेम्पल के बारे में बात किया है, कालका टेम्पल या कालकी टेम्पल के बारे में. ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो कालकी टेम्पल है, इट एक्चुअली वहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स लिखे हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो एडिक्ट्स हैं, इट एक्चुअली शोज़ दी एपिक टेल्स और द स्टोरीज ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम, बट उसको प्रॉपरली डेसिफर नहीं कर पाए हैं बिकॉज इट इज़ लिटिल मिट ब्लड, वो थोड़ा सा स्मर्च ऑफ हो चुका है, जिसके वजह से बोलते हैं कि उधर के जो एडिक्ट्स लिखे हुए हैं या उधर जो हिस्टोरिकल थिंग्स लिखे हुए हैं, वो सारे ही दिल्ली के सारे हेरिटेज के बारे में बता रहे हैं. देयरफॉर उसको हम बोलते हैं दिल्ली इंटू विंडो, ताकि क्योंकि एक ही उस एडिक्ट या एक ही उस इंस्क्रिप्शन से हमें पूरे दिल्ली की हिस्ट्री बता रहे हैं, दो उसको पूरी तरह से डेसिफर नहीं कर पाए अभी तक हम लोग. सो द टेम्पल ऑफ कालका देवी हैज़ अ written historical linking myths, epic tales, practice, power and religious economics, प्रोवाइडिंग द विंडो ऑन दिल्लीज हेरिटेज, कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें कब बनी हैं, उसकी स्टोरीज़ क्या है और कैसी बनाई गई है उसको.
So according to the kathas is basically the stories. According to the katha, Kalka Devi is an incarnation of goddess Durga fighting demon and assuming the power of wish fulfilling मदर गॉडेस. सो कालका देवी जो है उनको ये माना जाता है कि दुर्गा माँ जो है हमारे यहाँ जो गॉडेस दुर्गा है उनके ही इनकारनेशन है, वो उन्हीं की मतलब रीबर्थ हम बोल सकते हैं. और इसी में जो स्टोरी बताई गई थी वो ये स्टोरी थी कि एक ये जो बाबा हैं, इनका जो असली नाम है लाल बाबा का, इनका असली नाम है बैजल या बैजाल. बैजाल ये कोलकाता के थे और ये दिस पर्सन बिलोंग फ्रॉम कोलकाता. ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस ये एक एक्सीडेंट में इनको एक एक्सीडेंट देखना पड़ा था. एंड एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स टोल्ड देम कि ही हैज़ टू कट ऑफ हिज लेफ्ट लेग. ठीक है. सो ये 1980s की बात है जब बैजाल के साथ ये सब चीज़ें हुई थी. उनकी राइट लेग को कट बोला गया था. डॉक्टर ने बोला था कि ही हैज़ टू एम्प्यूट दैट लेग. ठीक है. फिर वो कुछ जैसे ऑब्वियसली अगर हम आज के टाइम पे भी लोग रिलीजियस बिलीफ ज़्यादा मानते हैं, तो जब बैजाल ऐसे वन ऑफ दी प्रीस्ट के पास गए, उन्होंने प्रीस्ट ने उनको कुछ कुछ जगहें बताएं दिल्ली या ऑल ओवर इंडिया की कि आप ये सब जगहें जाकर देखो, शायद इट विल इम्प्रूव योर हेल्थ. ठीक है. जिसमें से वन ऑफ द जगह वॉज दिस कालका देवी. एंड इट इज़ एक्चुअली सीन कि व्हेन ही विजिटेड हियर ही एक्चुअली लिव्ड हियर फॉर 5 months. कालका देवी के पास ही लिव्ड हियर फॉर 5 months. एंड इट इज़ टोल्ड कि मिराकुलस था, कि क्या था, जादू था कि उनका राइट लेग वॉज ऑल गुड और वो वापस बैक टू नॉर्मल हो चुका था. So the family organized support to follow the passengers in the train and Bajal arrived at the doors of the goddess. 5 months later, his leg was miraculously cured. Sorry. This prompted Bajal to take sannyas, and that was the very reason कि उन्होंने सोचा this is a place which has given me a rebirth, and वहाँ से he decided that he will become ascetic या फिर वो संन्यास उन्होंने ले लिया. संन्यास लेने के बाद उनको ये नाम पड़ा विच इज़ बाबा. लाल बाबा क्यों है? बिकॉज ही ड्यूरिंग हिज लाइफ ये जो लाल कलर के रोब्स थे वो पहनते थे टू गिव रिस्पेक्ट टू कालका देवी. सो विथ अ डमरू एंड देयरफॉर उनको नाम लाल बाबा पड़ा. और मतलब वो जो मंदिर है वहाँ का जो भी काम रहता था, लाइक मॉर्निंग से जब देवी को दूध से नहलाया जाता है तब से लेके लास्ट तक का सारा काम जो है लाल बाबा करते थे. आफ्टर हिज डेथ जब लाल बाबा ऑफ हो गए उसके बाद से उनको उनके जगह को इट्स लाइक गिवन अ प्रेस्टीज. ठीक है. उनके जगह जो उनका जो जगह है उसको एक प्रॉपर ऑफरिंग की तरह सेक्रेट जगह माना गया है जहाँ पर यूजुअली लोग डोनेशंस देते हैं. बिकॉज कालका जो लाल बाबा है उनकी भी जर्नी स्टार्टेड विद अ डोनेशन. उनको डोनेशन मिला, देन ही केम टू दिस टेम्पल. So this was a story which actually emphasized the importance of Kalka temple, or we can say one of the important heritage of Delhi. ठीक है. सो इसमें अगर आप कभी आर्ट एंड कल्चर लिख रहे हो या कभी सोसाइटल पर्सपेक्टिव पे आंसर राइटिंग कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली इंक्लूड दिस हेरिटेज इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली. जैसे मैंने बोला कि लोटस टेम्पल हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गई. फिर उसके बाद हमने इस्कॉन मंदिर के बाद हमने वो भी देखा था, हमारा जो श्राइन्स देखे थे सूफीज़ के, वो सब चीज़. फिर कालका टेम्पल, ये सब के बारे में भी आप अपने आंसर राइटिंग में एकदम स्पिरिचुअल वे में नहीं लिखना है, बट इम्पॉर्टेंस बताना है सारे ही हेरिटेज का, विच विल इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. ठीक है. सो दिस वॉज लेजेंड ऑफ लाल बाबा के नाम पे हमने कालका देवी टेम्पल का इम्पोर्टेंस पढ़ा. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल जो है इट स्पीक्स अबाउट द टाइज विद बांग्लादेश एज अ रोल मॉडल. हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरीट हैं मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला, वो रिसेंटली दिल्ली के बांग्लादेश के साथ मीटिंग पे गए थे. बांग्लादेश के साथ डिस्कशन था एंड डिस्कशन के बाद व्हेन इट केम टू अ रिपोर्ट, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बोला कि हमारा जो करंट रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, इट इज़ अ टाइप ऑफ रोल मॉडल जो सबको होना चाहिए सबके कंट्रीज़ के बीच में. दो उन्होंने अपने स्पीच में कहीं भी वो रीसेंट इंसिडेंट इंक्लूड नहीं किया. देयर वॉज अ रीसेंट इंसिडेंट जो बांग्लादेश में हुआ था अगेंस्ट मैनी ऑफ द हिंदू पीपल. ठीक है.
आप लोग मुझे बताएंगे क्या इंसिडेंट था। 2 दिन पहले का इंसिडेंट है वो, जिसमें बहुत सारे हिंदू पीपल्स वर इंजर्ड, एंड यू विल लेट मी नो क्या इंसिडेंट है। सो मिस्टर श्रृंगला ने अपने स्पीच में कहीं भी वो इंसिडेंट का नाम नहीं दिया। somehow we can say कि he tried to show the positive side of the relation between बांग्लादेश एंड इंडिया, कि बांग्लादेश एंड इंडिया के बीच में क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी है। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे हमारा जो लिबरेशन वॉर ऑफ लिबरेशन हुआ था 1971 में, ठीक है, तो उस पर स्पीच देते टाइम उन्होंने ये चीज़ बताया कि बांग्लादेश और इंडिया के जो लोग हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर फंक्शनिंग वेरी वेल। ठीक है, दे आर हैविंग अ रोल मॉडल इज़ लाइक, इनका एकदम ऑब्वियसली वी कैन से सभी कंट्रीज़ के रिलेशंस आर नॉट ऑलवेज गुड, बट मिस्टर श्रृंगला ऑलवेज ट्राइड कि पॉजिटिव साइड दिखा पाए। सो इंडियाज़ रिलेशन विद बांग्लादेश is a role model in international affairs, said Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla on Saturday, delivering a speech on the role of IAF in the 1971 War of Liberation. 1971 War of Liberation के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ जन आप लोगों को पता होगा 1971 का वॉर क्या है। सो उस पर बात करते टाइम उन्होंने बोला कि हमारा रिलेशन विद बांग्लादेश टुडे इज़ मोर डीपर, ठीक है, देन एनी पार्टनर्स ऑफ इंडिया, एनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऑफ इंडिया। द स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट and engendered during the liberation of Bangladesh continues to permeate a difficult aspect of this relation. ठीक है, करेंटली अगर हम बात करें तो वो हमारे एक कॉन्क्लेव था 2021, फिर पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक फेसेट था, वो सब पे बात करने गए थे, एंड देयर ही स्टेटेड ऑल दिस थिंग। अगर हम बात करें अबाउट दी ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो हमने एक्चुअली देखा है कि चीज़ें एक्चुअली ठीक होती हुई पाई गई थी। So Shringla highlighted that India under Prime Minister Narendra Modi has cultivated vibrant ties with Prime Minister Sheikh Hasina, that Delhi is committed to ensure social economical growth in Bangladesh. Bangladesh is India's one of the biggest development partner and India's largest trading partner in South Asia, contributing to the economic prosperity and the regional beyond, said Shringla. तो अभी इसमें आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर ये बात आता है कि लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि डेवलपमेंट पार्टनर कौन है, तो हमारे साथ हमारे सारे ही नेबरिंग में बांग्लादेश इज़ अ country, neighboring country which has such a ties with India in South Asia's perspective. So the comment appears that South Bloc does not want to criticize Bangladesh on the failure to protect the Hindu minority, जो recent issues हुए थे और फिर हमारा जो CAA हुआ था उस पर ये बात कही जा रही है। सो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स में ये देखा गया है कि बांग्लादेश कोशिश तो कर रहा है बताने की कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, बट साइड बाय साइड हमने ये भी नोटिस किया कि बांग्लादेश चाइना के साथ बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स अगर मैं बताऊँ तो ये बंगा बंधु बांग्लादेश चाइना फ्रेंडशिप एग्जीबिशन सेंटर, जो कि ढाका में ओपन किया गया, जिसमें वो लोग 26 एकड़ ऑफ लैंड पर प्रॉपर कॉपरेशन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सो एग्जीबिशन फेयर बनाने वाले हैं। सो समहाउ वी कैन से कि दे आर ट्राइंग टू शो इट, बट एक्चुअली वो चीज़ है कि नहीं, वी डोंट रियली नो। आर्टिकल हमें अपडेशन के लिए था कि क्या क्या फ़िलहाल इंटरनेशनली चल रहा है। अब हम देखेंगे 1971 के बारे में, जिनको याद है तो दे इट विल बी अ रिविजन फॉर देम, जिन्होंने नहीं सुना दे कैन हियर। सो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 का अगर हम बैकग्राउंड बोले, द वेरी फर्स्ट रीज़न कि ये वॉर क्यों हुआ था, दैट वाज द पॉलिटिकल इम्बैलेंस। क्यों पॉलिटिकल इम्बैलेंस? क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान अलग हो गया हमसे। पाकिस्तान बीइंग दी वी कैन से द वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्ट में था, वेरस बांग्लादेश हमारे ईस्ट में था। सो इट वॉज नॉट प्रॉपरली एबल, पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। पाकिस्तान बीइंग अ वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान, सारे सेंट्रल पावर अगर वेस्ट में हैं, आप ईस्ट को कंट्रोल कैसे कर पाओगे? एंड दैट वाज द वेरी फर्स्ट रीज़न, पॉलिटिकल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से इट इनिशिएटेड द सिचुएशन लाइक
वॉर। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि बंगालीज, जो भी बंगालीज थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें जो वेस्ट पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना, क्योंकि बांग्लादेश अगर हम बात करें आज के टाइम पर भी बहुत सारे इंडियंस, इट्स लाइक बहुत सारे इंडियंस बंगालीज वहाँ पर रहते हैं। सो उन्होंने पहले ही बोला था, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल केओस हो गया एंड इट लेड टू पॉलिटिकल इम्बैलेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें, द विक्ट्री ऑफ अवामी लीग या अवामी लीग। अवामी लीग क्या है? ईस्ट पाकिस्तान के जो उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका था अवामी लीग, जो कि पूरे मेजॉरिटी में उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आफ्टर मेकिंग हिम प्राइम मिनिस्टर, वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनके साथ प्रॉपर डिस्कशंस या एक कंक्लूडिंग पॉइंट पे नहीं आ रहा था। सो अवामी लीग बनना भी वॉज अ रीज़न कि देयर इनिशिएटेड अ वॉर, कि हमें उसका पार्ट नहीं बनना, हमें खुद की कंट्री स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट थर्ड वन वाज द कल्चरल डिफरेंस। इस वे में आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन आया टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश या द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। सो द रीजंस फॉर द बैकग्राउंड ऑफ वॉर, आप ये सब ऐसे पॉइंट डाउन जॉट डाउन कर सकते हो। थर्ड जो था दैट वाज कल्चरल डिफरेंस। कैसे कल्चरल डिफरेंस? तो हम अगर आप हमारा वेस्ट पाकिस्तान देखोगे, जो करंट पाकिस्तान है, वो उस टाइम पर यहाँ खान के अंडर था, जो कि ही वॉज अ वेरी ब्रूटल पर्सन या ही वॉज वेरी फैनाटिक। वेरएज ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उन्होंने दे वांटेड अ लिबरल कंट्री। ठीक है, उन्होंने कभी भी बीइंग अ रिलीजियस पर्सन नहीं, बट कल्चरल और लैंग्वेज बेसिस पर दे वांटेड टू हैव देयर ओन रीजन। सो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंस वाज आल्सो अ रीजन, जो नेगोशिएशंस फेल हुए एंड देयरफॉर इट लेड टू वॉर। थर्ड के बाद अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं, दैट वाज ऑपरेशन सर्च लाइट। ठीक है, ऑपरेशन सर्च लाइट क्या था? तो वेस्ट पाकिस्तान किक्ड इन दी ऑपरेशन सर्च लाइट अक्रॉस द ईस्ट पाकिस्तान, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारी बांग्लादेशी सॉरी बांग्लादेश के लोगों को अपने ही टेरिटरी से बाहर निकाल दिया गया था एंड दे हैड नो ऑप्शन बट दे शिफ्टेड टू आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, सो दैट वाज ऑपरेशन सर्च आउट। वेस्ट जो हमारे पाकिस्तान थे, पाकिस्तान के लोगों ने they kicked out many of the population from their own place. Therefore currently अगर आप देखोगे, आप usually by the glance you won't able to difference between the actual West Bengalis या फिर बांग्लादेशीज, क्योंकि सब कुछ सेम होता है, बट कहीं ना कहीं एक्सेंट डिफरेंट होता है, देन यू कैन आइडेंटिफाई। सो दैट वाज द वेरी रीज़न, तब से हमारा जो इन्फ्लुएंस हो गया है, बांग्लादेशीज स्टार्टेड टू एंटर्ड इन इंडिया एज अ माइग्रेंट, एज अ रेफ्यूजी और एनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सो दैट वाज सर्च लाइट। सर्च लाइट के बाद अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन हुआ था उस टाइम पर इंडिया सेटेड कि विल सपोर्ट यू, इफ़ यू वांट फ्रीडम विल हेल्प यू टू गेट इट। सो दैट वाज अ रीज़न कि बांग्लादेश was able to defeat the civilian forces of Pakistan in their own region and they were able to have their own country. ठीक है, एंड दैट लेड टू द डिफीट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, जो उस टाइम पे थे लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान। तो उनको हरा कर उन्होंने खुद की टेरिटरी इस्टेब्लिश की या खुद की कंट्री इस्टेब्लिश की। सो वॉर ऑफ लिबरेशन इज़ द, जैसे कि हमारा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा 1858 था। ठीक है, दो वो फेल हो गया, बट यहाँ पर जब वॉर ऑफ लिबरेशन हुआ, सेम तरीका था, टू गेट रीड ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान एंड हैविंग इट्स ओन टेरिटरी, हैविंग इट्स ओन कंट्री। ठीक है, सो आई थिंक सो वॉर ऑफ लिबरेशन क्लियर हो गया किस वजह से हुआ था। एंड समहाउ इंडियाज रोल इन वॉर ऑफ लिबरेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर शायद उस टाइम पर इंडिया उनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं देता या जो भी सपोर्ट्स नहीं देते, डिप्लोमेटिक सपोर्ट्स, तो शायद वो चीज़ नहीं होती जो आज हुई है। ठीक है, सो समहाउ इंडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दो इंडिया के टाइज अब बांग्लादेश के साथ बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदूज लिविंग देयर। बट looking in the history we can see India and Bangladesh had a very good relationship during that time. ठीक है, now we'll move to the next article. next article जो है हमारा एक करंट टॉपिक से ही रिलेटेड है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। सो बहुत सारे मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉल किए थे, मैसेजेस किए थे कि मैम इंडिया में क्या राइस का जीएम करना इज़
लीगली अलाउड, क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो उसी पर ये आर्टिकल आया, सो दैट आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस ग्रोन इन इंडिया? What is the controversy about the exports of grain and will it impact the farmers? Talking of the, पहले मैं इसकी बैकग्राउंड बता देती हूँ जिन्होंने पिछले न्यूज़ नहीं देखे होंगे. सो रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ये चीज़ देखा कि 500 टन्स ऑफ जो राइस इंडिया से एक्सपोर्ट हुए थे यूरोप को, उसमें ये चीज़ पाया गया कि जो राइस उनको दिए गए थे इट वाज जीएम राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस पाए गए थे, क्योंकि वन ऑफ द फ्लारिस्ट ऑफ दैट कंट्री उन्होंने ये चीज़ नोटिस किया. बट वेर इज़ ये क्वेश्चन इंडिया भी उठा रहा है कि इंडिया ने कभी भी जीएम राइस को कमर्शलाइज नहीं किया है, तो ये चीज़ नहीं हो सकता. येस देयर कैन बी अ मिस्टेक कि मिक्स हो गया होगा, बट trading or exporting the GM rice by India is not possible because we have not allowed it to be a commercial one. ठीक है, so this was this background स्टोरी. सो फार में अगर हम देखेंगे तो एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर हैं राइस फ्लावर के, उन्होंने ये क्लेम किया कि जो राइस आया था, कंसाइनमेंट आया था 500 टन का इंडिया से, जो ब्रोकन राइस आया था वो कहीं ना कहीं जीएम वाला था या जेनेटिकली मॉडिफाइड था. Since the European Union does not permit the use of any GM rice, manufacturers of the confectioneries items and baked goods which had used the rice flours when they were forced to carry out the mass recall. After the complaint letter from the farms and environment group earlier this week, Indian authorities said that they were investigating the allegations but added that any contamination was unlikely as India does not allow the commercial cultivation of GM राइस. जैसे मैंने आपको बताया 2 से 3 ही ऐसे प्रोडक्ट्स है इंडिया में जिसको जीएम के थ्रू बना के कमर्शलाइज किया गया है, बाकी प्रोडक्ट्स को अभी तक नहीं किया है. सो व्हाट इज जीएम राइस? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन आपको पता है. इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जीएम राइस में क्या होता है कि जो गोल्डन राइस है हमारा, उसको उसके अंदर जो है अलग अलग जीन्स, बेसिकली डैफोडिल्स और मेज के जीन्स को मिक्स करके राइस बनाते हैं, जिसको हम जीएम राइस बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड. सो व्हाट दे डू, जो गोल्डन राइस है इंडिया का, गोल्डन राइस के अंदर मेज के जीन्स और डैफोडिल्स के जीन्स मिला देते हैं एंड देन जो प्रोडक्शन होता है उसको, वो हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है. So probably the best known variety of GM rice is the golden rice, which involves the insertion of the genes of both daffodils and maize and the soil bacterium to create a grain that is enriched by vitamin A. ठीक है, तो क्योंकि ये जो GM राइस है इट हैज़ मोर ऑफ विटामिन ए. इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ओनली 1 GM क्रॉप, जो कि है हमारा बीटी कॉटन. ठीक है, क्रॉप में हमारा सिर्फ एक बीटी कॉटन ही है जिसको कल्टीवेशन करना अलाउ किया गया है जीएम के बेसिस पे. उसको छोड़कर कोई भी जीएम फूड को अप्रूवल नहीं किया है फॉर कमर्शियल बेसिस, मतलब ट्रेडिंग के बेसिस पे बाकी किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है. सो देयर इंक्लूड वेराइटीज ऑफ जीएम राइस विच वुड हैव इम्प्रूव द रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट and the diseases as well as the hybrid seed production. Now next, was GM rice actually exported from India? ये क्वेश्चन था, बट हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि इधर कोई भी क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता कि इंडिया से जीएम राइस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया होगा, बिकॉज हम इसको अलाउ ही नहीं करते. येस देयर कैन बी मतलब चांसेस कि राइस का कंटामिनेशन हो गया होगा, मिक्सिंग हो गया होगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है. So it said that EU was not sure about the exact source of contamination, adding that contamination could have occurred during the processing of rice flours in India. चावल का आटा बनाते टाइम पे शायद मिक्स हो गया होगा, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली श्योर, जिसके वजह से एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई थी बाय द एग्रीकल्चर एंड प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट. ठीक है, ये एक प्रॉपर महाराष्ट्र बेस्ड ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ देखा गया कि इंडिया से ये चीज़ नहीं गई थी, बट हाँ कंटामिनेशन हो सकता है, बिकॉज एग्जैक्ट सोर्स अभी तक उन्होंने नहीं बता पाया हमको. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. वॉट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडियन फार्मर्स? इंडियन फार्मर्स के बारे में अगर हम बात करें, सो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और द टॉप राइस एक्सपोर्टर्स, अर्निंग अप्रॉक्सीमेटली
thousand crores in a year by selling 18 millions of grains. ठीक है, अमॉन्ग दी 75 कंट्रीज, ऐसे वर्ल्ड में 75 कंट्रीज है जो इंडिया से राइस खरीदते हैं वेस्ट एशियन नेशंस में. फिर हमारे यूएस यूके हो गए. यूएस यूके जो है वो हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट एक्चुअली इम्पोर्टर्स हैं. वो लोग इंडिया से बासमती राइस लेते हैं लार्ज पर्सपेक्टिव में. नॉन बासमती राइस अगर हम बात करें तो हम अफ्रीका को देते हैं, नेपाल को देते हैं, बांग्लादेश को देते हैं. सो अगर ऐसा सिचुएशन कुछ आया होता है तो इंडियन फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है. यह सिनारियो उनके लिए बहुत ख़राब हो सकता है बिकॉज इसको जो है टेस्टिंग और प्रॉपर शिपमेंट के थ्रू होता है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ट्रेडिंग पार्टनर सच एज जापान, रशिया, EU सस्पेंडेड राइस इम्पोर्ट्स फ्रॉम US हिटिंग फार्मर्स. क्योंकि क्या नोटिस किया था, सेम सिचुएशन हुआ था US के साथ. US के एक्सपोर्ट में कुछ तो उनके इसमें भी देखा गया था कि उन्होंने GM का या कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट्स दिए थे जिसके वजह से जो US के फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था. सेम चीज़ अगर इंडिया में हुआ, फॉर एग्जांपल जस्ट सोचो 500 टन्स इंडिया जो है एक ही बार में एक्सपोर्ट किया था. अगर एक भी कंट्रीज अगर एक्सपोर्ट बैन कर देगा तो इट विल अफेक्ट द फार्मर्स एट अ वेरी लार्ज पर्सपेक्टिव. वेयरएज अभी तक प्रॉपर डिसीजन नहीं आया है एंड विल श्योरली थिंक पॉजिटिव कि इंडिया के फार्मर्स को ये अफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, now we'll move to the next article. हमारा next article can be seeded as a topic of women empowerment, as the topic of government's initiative to encourage women in their different fields. Basically ये जो है हमारे एग्रीकल्चर को लेके आया है. हिमाचल वुमेन फार्मर्स एक्सपांड देयर हॉरिजॉन विदाउट हर्टिंग दी नेचर. ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो हमारे वन ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट हैं थे जिनका नाम था सुभाष पालेकर. ठीक है, एज नेम मैंने जैसे बताया, ही वॉज एन एग्रीकल्चरिस्ट. ही वर्क फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव और डिफरेंट इनिशिएशंस और इनोवेशंस इन फार्मिंग. एंड उन्होंने एक मेथड लाया था ड्यूरिंग फार्मिंग जिसको हम सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं या फिर हम उसको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं. ठीक है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी उसे बोलते हैं. सो इनका जो ये मेथड था, ये मेथड बहुत सारे वुमेन फार्मर्स ने हिमाचल प्रदेश में अडॉप्ट किया. एंड दिस मेथड इज़ प्रॉपरली ऑर्गेनिक, जिसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, जिसमें किसी भी तरह के लाइक चीप थिंग्स यूज़ नहीं होते हैं. एंड समहाउ इट प्रूव टू बी इफेक्टिव, जिसकी वजह से आपको हेडलाइन ऐसे बताया गया है कि हिमाचल वुमेन्स फार्मर एक्सपांड देयर हॉरिजॉन विदाउट हंटिंग दी नेचर. ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख फार्मर्स ने ये नेचुरल मेथड उन स्टेट में अपनाया. एंड इट प्रूव्ड बिकॉज उनको उतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई उस चीज़ के बारे में कि कैसे करते हैं. एंड इट एक्चुअली इंक्रीज द सप्लीमेंट ऑफ इंडियन फार्मर्स इनकम. ठीक है, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो न्यू एम्पावरमेंट कैन बी अ वेरी बिग रीज़न एज वी हैव सीन वुमेन फार्मर्स यूज्ड दिस मेथड. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जहाँ पे बहुत सारे वुमेन्स थे हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने सोचा था कि अब वो फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, बट उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया एंड दैट वाज अ वेरी रीज़न कि दे हैव स्टार्टेड दी प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो अब अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसमें जो हमारा मैंने लिखा ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ ताकि कभी प्रीलिम्स में भी आया कि ज़ीरो बजट है क्या, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. सो हमारा जब UN का मीटिंग हुआ था डेजर्टिफिकेशन में, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ बताया था कि हम जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे फोकस कर रहे हैं, जिसको कि 2019 के बजट में 2019 के इंडियन बजट में हाईलाइट किया गया था अंडर डबलिंग द फार्मर्स इनकम. ठीक है, सो 2019 के बजट में ये बोला था कि वी विल ब्रिंग डिफरेंट इनिशिएटिव्स विच विल हेल्प टू इंक्रीज और डबल द इनकम्स ऑफ फार्मर्स बाय 2022, जिसमें कि इनिशिएटिव का नाम था ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. ठीक है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल ड्राइंग होता है इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के हिसाब से, नॉट यूजिंग मच ऑफ द टेक्नोलॉजी बट प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशनल वे में यू डू दिस प्रैक्टिस. इट वॉज ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे सुभाष पालेकर, उनके तरफ से आया था 1990s में.
टू द अल्टरनेटिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड। ग्रीन रेवोल्यूशन किस प्रोडक्ट को लेकर आप मुझे बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात किया है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के अल्टरनेटिव में उन्होंने ये मेथड लाया गया था जिसमें कि वो लोग पेस्टिसाइड्स और ये सब का यूज़ कम करेंगे, सो दैट इट विल मोर ऑफ फोकस ऑन द एग्रीकल्चरल इकोलॉजी। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नियरली ज़ीरो एंड स्टाइल ऑफ फार्मिंग में भी चेंजेस आता है। सो ये जो हमारा ZBNF है ये 4 पिलर्स पे काम करता है। ठीक है, इट वर्क ऑन 4 पिलर्स। फर्स्ट जो है दैट इज जीवामृता। ठीक है, जीवामृता का मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रेश काउ डंक है और काउ यूरिन है ये दोनों को मिक्स किया जाता है प्रॉपरली, इंडिजीनियस काउ के इसको मिक्स किया जाता है और इसके साथ जो है जैगरी, पल्स फ्लावर, वाटर एंड सॉइल को मतलब अप्लाई किया जाता है फार्म लैंड पे। तो जैसे कि आप गांव में देखते हो हम गोबर लेपते हैं, ठीक है, सो दैट वो प्रॉपर हम लेवल कर पाए हमारे घर के ज़मीन का। तो सेम वे में फार्मर का जो ये जो एरिया है जीवामृता में ये चीज़ों को मिक्स किया जाता है एंड अप्लाई किया जाता है फार्म लैंड पर। दूसरा पिलर जो है वो है बीजामृता। बीजामृता का मतलब क्या है? बीजामृता में क्या होता है कि जो लीव्स हैं लाइक नीम का लीव हो गया, पाल्प हो गया, तो ये टोबैको हो गया, ग्रीन चिली हो गया, ये सब चीज़ों को बनाया जाता है टू यूज़ एज अ पेस्ट, नॉट टू यूज़ एज अ पेस्टिसाइड। केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना है, उसके जगह पर नेचुरल जो हमें एनवायरनमेंट से जो पेस्टिसाइड मिल रहा है उसको यूज़ करो। वो लोग क्या क्या लेते हैं, नीम का लीव लेते हैं, मिर्ची लेते हैं, टबैको लेते हैं, देन पल्प के लेते हैं, चिलीज लेते हैं, सो दैट इंसेक्ट के अगेंस्ट नेचुरल इंसेक्टिसाइड वो लोग प्रिपेयर कर पाए, दैट इज बीजामृता। थर्ड जो है दैट इज अच्छादाना इज कि जो टॉप सॉइल, जो मल्चिंग बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, ताकि जो टॉप सॉइल है वो खराब ना हो, टू प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल ड्यूरिंग द कल्टिवेशन, और वो डिस्ट्रॉय ना हो इसके लिए उसको मल्चिंग किया जाता है प्रॉपरली। और चौथा जो है हमारा दैट इज वापसा का क्या होता है कि इसमें हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसको मतलब कंडीशन किया जाता है। मतलब जैसे कि खेती से पहले हम गाय से जो सॉइल को ये करते हैं ऊपर नीचे करवाते हैं, तो उस तरह किया जाता है ताकि एयर मॉलिक्यूल्स या सॉइल का जो प्रॉपर उसको एक नरिशमेंट मिल सके। ये 4 पिलर्स हैं हमारे ज़ीरो बजट के नेचुरल फार्मिंग के लिए। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है? सबसे पहले हमारे NSSO ने बताया था, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ने ये डेटा रिलीज़ की थी कि अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ये चीज़ कर वो अपना इनकम भी बचा रहे हैं एंड डेप्थ को भी क्लियर कर पा रहे हैं। बिकॉज आप जहाँ पर 1300 रुपये 1500 रुपये के इंसेक्टिसाइड्स ले रहे हो वहीं पर नेचुरली जो नेचर आपको दे रहा है उसको यूज़ कर रहे हो, सो ऑब्वियसली इट इज़ हेल्पिंग यू टू इंक्रीज योर इनकम। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें तो डेप्थ साइकिल जो था एक्चुअली जो फार्मर्स के लिए बना था उसको कट आउट कर रहे हैं। सॉइल इरोजन या सॉइल खराब होने से बच रहा है बिकॉज यू आर नेचुरली हेल्पिंग इट टू मेक इट सॉल्युबल। ठीक है, एंड समहाउ आंध्र प्रदेश हैज़ रोल आउट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट जिसने कि 100% ऐसा नेचुरल प्रैक्टिस किया है। ठीक है, लार्जर पर्सपेक्टिव में आंध्र प्रदेश में करेंटली ये चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है। समहाउ वी कैन से इस पे थोड़े कुछ इश्यूज भी हैं बिकॉज इंडियन काउ ब्रीड्स जो हैं वो अब उतने बचे नहीं है कि उसका उतना यूज़ करके यू कैन हैव दैट जो हमने देखा था इसमें जीवामृता वो बना पाए, या फिर कहीं ना कहीं हम देखेंगे इनकम फार्मर्स की उतनी नहीं कि इस पर भी वो लोग खर्चा कर पाएँ। ठीक है, गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम्स उनको पैसे तो दे रहे पर उतने लार्ज पर्सपेक्टिव में नहीं दे रहे ताकि वो लोग इस पर काम कर पाए। सो एवरीथिंग एज बोथ साइड, एवरी कॉइन एज अ बोथ साइड। लेट्स सी, हमें पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा फोकस करना है बिकॉज इट इज़ एक्चुअली प्रूविंग टू बी बेनिफिशियल टू मेनी ऑफ द वुमेन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सो कभी भी अगर फार्मिंग को लेके आया, आंसर राइटिंग या वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आया तो यू कैन इम्प्रूव दिस पॉइंट दैट वुमेन्स हैव बीन वर्क। सेम चीज़ हमने देखा था बिहार में भी हुआ था, नेचुरल वेज में वो लोग कल्टिवेशन करने, घर चलाने का देखते थे बिकॉज उनको हमने यूपी जो बिहार में पढ़ा था
कि वो लोग काउडंस 2 किलो 200 किलो का काउडंस दे के उनको LPG मिल रहा था. So these are some of the ways which is empowering the women to be self independent and they can work for themselves. ठीक है. सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.